तो हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ गया हूँ परमैन बिजनेस का 5वां पार्ट लेकर, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो लेकिन मेरे को ये लाने में काफ़ी देर हो गया, तो इसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। पिछली कहानी में हमने देखा था कि परमैन कैद हो चुका है, और जैसे ही परमैन कैद होकर उसे सलाखों के अंदर डाला जाता है, उसी वक्त परमैन को होश भी आ जाता है। और जब परमैन अपने होश संभालता है तो देखता है कि उसके ही जेल में एक लड़की है जिसके लंबे लंबे कान हैं। यह देखकर हमारा मिस्वो तो हैरान ही हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। लेकिन मिस्वो को समझ नहीं आता कि वह कैसे और यहाँ पर वह लड़की क्या कर रही है। लेकिन तभी वह लड़की बताती है कि वह कोई और यूनिवर्स से आई है और उसको यहाँ की सरकार ने पैसे देने का और काफ़ी सारे क्रिस्टल देने का वादा किया था, जिससे कि उनकी पृथ्वी पर उनके रोबोटिक चीज़ काम करती है। और इसीलिए यह लोग यहाँ पर आए थे, और इन्हें क्या पता था कि इनको कैद करके इनके ही सामान से और इनकी ही इंटेलिजेंस से यह लोग इतने बुरे बुरे काम करेंगे। इधर परमैन काफ़ी गंभीर था, और फिर से वह उठकर उसके लड़की के पास बैठता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तभी वह कहती है कि मेरा नाम इनाया है और मैं एक राजकुमारी हूँ जो अपने ग्रह के काफ़ी ज़्यादा एल्व ग्रह से आई हूँ। यह सुनकर आर्यन हैरान और दंग रह जाता है, क्योंकि उसने भी इस ग्रह का नाम सुना हुआ था बर्डमैन के मुंह से, और बर्डमैन बताते थे कि यह ग्रह काफ़ी ज़्यादा विकसित है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं। लेकिन वहाँ के लोग मनुष्यों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। इधर आर्यन एल्व ग्रह का नाम काफ़ी ज़्यादा ध्यान से बोल रहा था, क्योंकि वह जानता था कि एल्व ग्रह की लोग काफ़ी ज़्यादा चालाक और काफ़ी ज़्यादा अहंकारी होते हैं। इधर उस राजकुमारी को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था, और वह तो अभी कैद में थी। तभी राजकुमारी कहती है, तुम कौन हो जो इस तरह तुम्हें कैद किया जा रहा है? ज़रूर तुम कोई इम्पोर्टेंट बंदे होगे। यह सुनकर आर्यन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुमने सही कहा, यह लोग मुझे कैद करके मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हैं, इसीलिए यह मेरे लिए मुझे वह कर रहे हैं। तभी परमैन मुस्कुराते हुए वह देखती है और कहती है, मुझे लग ही रहा था कि यह लोग इतने अच्छे इंसान तो हो ही नहीं सकते, और भला ये इतने अच्छे इंसान होते तो ये काम नहीं करते। और यही सोचते हुए वह मुस्कुरा के मिस्वो को देखती है, और जब मिस्वो को वह देखती है तो मिस्वो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। तभी मिस्वो को कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम इतने ताकतवर हो फिर भी इन लोगों के झांसे में कैसे फंस गए। लेकिन तभी मिस्वो अपना सर नीचे झुका लेता है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं बताना चाहता था। और इधर मिस्वो काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसकी कंपनी डूबने के कगार पर थी और वह अपनी कंपनी को भी नहीं बचा पा रहा था। वह काफ़ी परेशान था। तभी मिस्वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तभी वह इनाया कहती है, तुम मुझे बचाओगे? मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कैसे बचाओगे। तुम भी फंसे हुए हो और मैं भी। मुझे तो नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल भी पाएंगे। और यह बोलते हुए वह अपना सर बेबसी से हिलाती है और कहती है, मिस्वो, तुम्हारा नाम मिस्वो है ना? तभी मिस्वो कहता है कि आपको कैसे पता चला? तभी मिस्वो को वह मुस्कुराकर देखती है और कहती है कि मिस्वो, अभी तो तुमने बताया कि तुम्हारा नाम मिस्वो है और तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम इनका मुकाबला कर पाओगे। तभी मिस्वो कहता है, तुम चिंता मत करो। तभी आर्यन कहता है, तुम्हें यहाँ पर आकर काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एल्व ग्रह ठीक तो है ना? यह सुनकर वह उदास हो जाती है और कहती है, नहीं, एल्व ग्रह ठीक नहीं है। वहाँ का राजकुमार जो एक सेनापति का बेटा था, वह वहाँ पर कब्जा कर रखा है, और मेरे पिता को कैद कर वह कहता है कि
वह मुझसे शादी करेगा तभी उन्हें के पिता को छोड़ेगा। और यह बोलते हुए वह काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है। और तभी मित्सुओ कहता है कि ये तो गलत बात है। तभी इनाया कहती है मुझे भी पता है और मैं भी नहीं चाहती उससे शादी करना, लेकिन मेरी मजबूरी पड़ी है और अगर मैं साथी उससे नहीं करना चाहती हूँ तो मुझे पैसे कमा के देने होंगे, जो कि हमारा पैसे का ज़रिया वही स्टोन है जिससे एनर्जी बनती है। और यहाँ पर वह एनर्जी मिलती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। यह सुनकर तभी मित्सुओ कहता है तुमने कब से पैसे नहीं भेजे। तभी मित्सुओ को वह बताती है कि करीबन 1 महीना हो गया है जब से इन्होंने उसे कैद किया है। यह सुनकर इनाया को देखकर आर्यन को काफ़ी ज़्यादा दया आ जाती है, लेकिन तभी मित्सुओ कहता है कि तुम चिंता मत करो। और फिर वह दोबारा अपने परमानेंट सेट को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका परमानेंट सेट वहाँ से गायब हो चुका था क्योंकि उन लोगों ने पहले ही परमानेंट सेट निकाल लिया था। और जैसे ही यह बात मित्सुओ के कानों में गूंजती है वह काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इनाया ने तो ये सब देखा ही नहीं होगा और ना ही इनाया जानती है। लेकिन तभी उसके मुंह पर ही एक तमाचा पड़ता है और इनाया कहती है परमैन, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा सुंदर होगे अपने हकीकत में। और यह बोलते हुए वह मुस्कुरा रही थी। उसको यूँ मुस्कुराता देख परमैन के पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी परमैन घबराते हुए हमारा मित्सुओ कहता है कि तुम कैसे मुझे पहचान सकती हो। तभी वह मुस्कुराते हुए कहती है तुमने जो परमैन सेट पहनते हो उनको डिज़ाइन करने में मैंने ही बर्डमैन की मदद की है और वहाँ पर बर्ड प्लेनेट पे भी मेरा आना जाना काफ़ी है। यह सुनकर परमैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है यह नहीं हो सकता, बर्डमैन ने तो हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं और जब बर्डमैन नहीं बताया तो फिर भला कैसे। लेकिन तभी वह मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो परमैन, लेकिन तुम जो भी सोच रहे हो सही सोच रहे हो, क्योंकि बर्डमैन को सब पता है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, इसीलिए तुम्हें यह सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बर्डमैन ऐसे ही किसी का खुलासा नहीं कर सकते, तुम तो क्या मैं भी नहीं बता सकती अपने बारे में। और यह बोलते हुए वह काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। उसे इस तरह निराश होता देख मित्सुओ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह बोलते हुए वह मुस्कुरा रहा था। तभी उसको मुस्कुराता देख परमैन वह मित्सुओ को बोलती है कि मित्सुओ तुम इतना मुस्कुराओ मत, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि तुम जितना ही ज़्यादा यहाँ पर देर रहोगे वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी और तुम भूख और प्यास से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी। यह सुनकर मित्सुओ कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे वैसे भी इतनी भूख नहीं लगती। और यह बोलते हुए वह मुस्कुराकर उसे देखने लग जाता है। जब वह इस तरह की बात सुनती है तो वह हैरानी से मित्सुओ को देखती है और कहती है कि मित्सुओ तुम इस तरीके की बात कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो ना। तभी मित्सुओ कहता है मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने। अब मित्सुओ अपने हाथों पे एक बटन दबाता है और बोलता है 777 और 777 बोलते ही उसके अंदर से एक गोल्डन परमानेंट सेट निकलता है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और कहती है द लेजेंडरी गोल्डन परमानेंट सेट, यह तुम्हारे पास है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, बर्डमैन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ को घूर रही थी, लेकिन तभी मित्सुओ बोलता है कि तुम इस तरीके से कैसे बोल रही हो, तुम जानती हो कि। तभी वह बोलती है मुझे पता है मित्सुओ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि यह परमानेंट सेट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। और यह बोलते हुए वह मित्सुओ को घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन मित्सुओ को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मित्सुओ जानता था कि इससे वह काफ़ी हैरान है, लेकिन मुझे पता है कि वह लड़की काफ़ी ज़्यादा मासूम दिखाई दे रही है। और यह बोलते हुए वह ध्यान से उससे पूछता है कि तुम वैसे काफ़ी कम उम्र की लग रही हो। तभी वह मुस्कुराते हुए कहती है मैं काफ़ी कम उम्र की, एक बार
देख तो लो। यह बोलते हुए वह कहती है, मैं 500 साल की हूँ। और यह सुनते ही परमैन लड़खड़ाकर गिर जाता है। जब परमैन इस तरह की हरकत करता है तो उस लड़की को बहुत ही मज़ा आता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, परमैन तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और यह बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी। गाइस, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब अगले पार्ट में देखेंगे, छठे पार्ट में।